हाय फ्रेंड्स, 180 नॉट आउट के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट रमन रहेजा, आपकी तरह और आपके जैसे 250 करोड़ लोगों की तरह एक क्रिकेट फैन। 180 नॉट आउट में मैं बातें करता हूं क्रिकेट की दुनिया के लेजेंड से और उनसे पूछता हूं कि क्रिकेट में आए हुए इस बदलाव को वो कैसे देखते हैं। इन्हीं कॉन्वर्सेशंस के दौरान मैंने बात करी यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल से, लेकिन उनकी आपसे एक शिकायत थी। सुनिए क्या कहते हैं। I know a lot of people don't talk about my test career and to be able to play over 100 test matches, that's fantastic. 2 triple centuries as well, and then to be able to get a double, in a World Cup as well in the 50 over format, and then to be the first person to score a T20 100 as well. So overall, those 2 decades was actually fantastic. I had a great run. अब ये बात करके क्रिस गेल साहब ने मेरा काम और आसान कर दिया और आपको एक हिंट दे दिया कि आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। क्रिस गेल के नाम कई रिकॉर्ड्स हैं। टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी, वनडे की डबल सेंचुरी और T20 इंटरनेशनल मैचेस में पहली सेंचुरी भी इन्हीं के नाम है। रेड बॉल हो या वाइट बॉल, क्रिस गेल ने इन दोनों फॉर्मेट्स को बहुत अच्छे से खेल लेते थे। लेकिन आजकल क्रिकेट की दुनिया में एक डिबेट चल रहा है, क्या प्लेयर्स को रेड बॉल या वाइट बॉल क्रिकेट में से एक को चुनकर उसमें स्पेशलाइज करना चाहिए या दोनों फॉर्मेट खेलते रहने चाहिए। इस एपिसोड में हम इसी डिबेट के बारे में बात करेंगे। 1844 में जब क्रिकेट का इंटरनेशनल खेल पहली बार खेला गया तो ना तो प्लेयर्स और ना ही दर्शकों को अंदाजा था कि ये खेल एक दिन उस मुकाम पर पहुंच जाएगा जहां वो आज है। 180 सालों की यात्रा में क्रिकेट में काफी कुछ बदला है और इस बदलते दौर का सबसे बड़ा प्रतीक है ये व्हाइट बॉल। रेड बॉल क्रिकेट की बात करें तो वो क्रिकेट का ट्रेडिशनल फॉर्मेट माना जाता है और उसको काफी लोग प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट भी बोलते हैं। रेड बॉल क्रिकेट में होते हैं क्लासिक शॉट्स और एक तकनीकी एलिमेंट भी होता है। वहीं अगर व्हाइट बॉल क्रिकेट को देखें तो उसकी खासियत है तेजी और जोश। रेड बॉल क्रिकेट का अंतरराष्ट्रीय सफर तो 1844 से चला आ रहा है, लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट आया था 1977 में कैरी पैकर की वर्ल्ड सीरीज में, जब इस व्हाइट बॉल को पहली दफा इस्तेमाल किया गया। तब हुआ करते थे 60 ओवर के मैचेस, फिर हुए 50 ओवर के, जो वनडे में आज भी बरकरार है। फिर आया T20 क्रिकेट और अब बातें होती हैं T10 क्रिकेट की भी। इस खेल की सूरत और स्पीड बहुत तेजी से बदलती जा रही है। सुनिए बूम बूम शाहिद अफरीदी से इस बारे में उनका क्या ख्याल है। टाइम के साथ चीजों का चेंज होना वो इम्पोर्टेंट होता है। लाइफ फास्ट हो गई है पहले लाइफ बहुत स्लो थी, टाइम बहुत ज्यादा था, आपके पास मोबाइल्स वगैरह में ज्यादा, जिस तरह आज पहले बिजी नहीं होते थे तो लोगों के पास टाइम बहुत ज्यादा था। और उस वक्त मेरे ख्याल में 6 दिन की टेस्ट क्रिकेट भी होती थी। आज हम बात करते हैं क्या टेस्ट क्रिकेट भी 4 दिन की होनी चाहिए। और उस दिन ओवर्स मेरे ख्याल में जो हमने जब होस्ट संभाला तो उस वक्त 60 ओवर के मैचेस होते थे रेड बॉल से, एंड देन फिर उसको 50 ओवर आ गया। अब बात होती है कि वो 40 ओवर होनी चाहिए। तो चीजें वक्त के साथ साथ चेंज हो रही हैं, लेकिन अच्छा है, इट्स अ गुड चेंज। और क्योंकि हर चीज फरारी बन गई है, पोशे बन गई है, तो उस पेस के ऊपर जाने के लिए फिर आपको चीजों की पेस को चेंज करना पड़ता है। अब अगर जितने जो आपके नए बच्चे हैं उनको अगर देखें तो वो व्हाइट बॉल क्रिकेट समझ आती है उनको, तो मे बी आने वाले वक्त में जब नेक्स्ट 5 साल 10 साल में देखेंगे तो आई थिंक व्हाइट बॉल की क्रिकेट बहुत ज्यादा और बहुत फास्ट हो जाएगी। जैसे अभी देखें कि हमारे वक्त में इस टाइम पे T10 भी आ चुका है, तो क्या पता एक वक्त आएगा कि 5 ओवर के मैचेस भी होंगे, 100 बॉल शुरू हो गई। तो चेंज आ रहा है और चेंज कर रहे हैं लोग, नई चीज चाहते हैं, नए फॉर्मेट की तलाश में रहते हैं।
आज के ज़माने में कुछ प्लेयर्स अपना फॉर्मेट चूज करते हैं। कुछ प्लेयर्स हैं जो रेड बॉल या टेस्ट स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, वहीं कुछ हैं जो वाइट बॉल क्रिकेट में स्पेशलाइज करते हैं। इसमें भी कुछ वनडे क्रिकेट या 50 ओवर के क्रिकेट में फोकस्ड हैं और कुछ हैं जो 20 ओवर्स का गेम खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये स्पेशलाइजेशन अब क्रिकेट की एक रियलिटी हो गई है। लेकिन क्या ये स्पेशलाइजेशन अच्छी बात है? मैंने बात करी इरफान पठान से और उन्होंने एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट सामने रखा। उनका मानना है कि फॉर्मेट्स में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, ये तो बस कुछ लोगों का डिफरेंस बना के रखने का तरीका था ताकि उनकी पोजीशन बनी रहे। सुनिए इरफान पठान जी को। आई थिंक कई लोगों ने अपने करियर बनाने के चक्कर में वो चीज़ों को मुश्किल बना दिया। इतना मुश्किल है नहीं। आप अगर देखेंगे तीनों कनेक्टेड है। T20 क्रिकेट में आपको पास इनोवेशन होना ज़रूरी है, आपके पास वो वाली स्किल होना ज़रूरी है, लेकिन वहाँ पे भी ना वो एंकर का रोल अभी भी मुझे लगता है कि एक खिलाड़ी का तो मौजूद है। वहीं पे आप वनडे क्रिकेट में देखें ना, तो आप उस तरीके का प्लेयर भी सर्वाइव कर सकता है जो टेस्ट क्रिकेट खेलता है, उस तरीके का प्लेयर भी सर्वाइव कर सकता है जो T20 खेलता है, क्योंकि अलग अलग स्पॉट्स रहते हैं प्लेइंग 11 में। वहीं पर टेस्ट क्रिकेट अगर आप देखेंगे, आप हार्डली देखेंगे कि टेस्ट मैचेस ड्रॉ हो रहे हैं, आपको रिजल्ट मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? हर कोई वो अंदाज में खेलना चाहता है जहाँ पे आपको एग्रेशन दिखाई दे और सब जीतना चाहते हैं। कोई ड्रॉ के लिए नहीं खेलना चाहता, और ड्रॉ अगर हो जाता है तो उसमें भी दे हैव टू प्ले आउट ऑफ द स्किन, कुछ अलग करना पड़ता है, तो वो भी एक अलग चैलेंज है। तो कहीं ना कहीं तार जुड़े हुए तीनों फॉर्मेट के। लेकिन मैं समझता हूँ क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी पूरे साल क्रिकेट खेलते हैं और वहाँ पे अपनी प्रायोरिटी को चेंज किया है कई खिलाड़ियों ने। मैं अगर उनकी जगह पे होता तो शायद मैं तीनों फॉर्मेट खेलता, क्योंकि मुझे उस तरीके से क्रिकेट का वो पसंद, बहुत ज़बरदस्त शौक़ है। लेकिन हर एक खिलाड़ी की एक अलग सोच है और उसके हिसाब से ना फिर वो अलग मार्केटिंग चलती है, हर एक की अपनी टीम है, तो वहाँ से वो हिसाब चलता रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे चैलेंजेस है। एज लॉन्ग एज आप अपनी रिकवरी पे ध्यान देते हो तो आप तीनों फॉर्मेट खेल सकते हो। इरफान पठान मानते हैं कि क्रिकेट के सारे फॉर्मेट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब सुनिए इरफान के एक और साथी, इंडिया के स्पिन लेजेंड हरभजन सिंह को, जो मुझसे कहते हैं कि बैटिंग और बॉलिंग में ज़्यादा बदलाव नहीं आया, बस एक स्पीड का चेंज हुआ है। No, it was purely the mindset. You have to kind of adjust yourself into that gaming zone, that how you want to take your challenge. अगर T20 है तो उसकी जो बॉलिंग है, मैंने जैसे कहा कि बॉलिंग या बैटिंग वो चेंज नहीं हुई है, उसकी पेस चेंज हो गई है। अब कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि जैसे मैं T20 खेल रहा हूँ तो मैं उसमें टेस्ट वाली गेंदबाजी नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है। वो कभी कभार ऐसा थॉट्स आए where I started bowling quick in the air, where I started bowling a lot of Yorkers, and I somehow kind of forgot the art of spinning the ball. Batsmen was still getting out like a normal way. मुझे नहीं लगता है कि आउट होने के तरीके जो हैं वो चेंज हुए, तो फिर बॉलिंग क्यों चेंज करनी है? बैट्समैन ने तो आउट होना है। तो T20 हो, टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो, आपका माइंडसेट जो है वो चेंज होता है। मे बी टेस्ट मैच में आपको बल्लेबाज को पकाना पड़ता है, एक जगह पे आपको कई गेंद डालने पड़ते हैं ताकि वो वहाँ से गलती करे। वेयर इन 2020 या फिर इन वनडे क्रिकेट वो पीरियड जो है छोटा हो जाता है। द ओनली वे यू कैन कंटेन रन्स इज बाय टेकिंग विकेट। अब माइंड गेम्स की बात उठी है तो सुनिए क्रिकेट के एक बहुत बड़े लेजेंड कोटनी वॉल्श साहब को, जो इस बारे में क्या कहते हैं। There's a mind game out there as well, but I think the talent still has a major part to play, because once you're talented, then you should be able to overcome. You should be strong enough, especially with what's happening with the outside world now, with the mind games. You should be strong enough to overcome that. So I think you have to have some talent as well. But yes, if you're not strong-minded, then you could probably get carried away or get out-fought or whatever. But I think talent has a lot to play, and the mind should help that, not the other way around. Not the mind helping the talent with good sound mind. You should be alright. फॉर्मेट स्पेशलाइजेशन की बात करें तो उसमें कभी कभी ये दिखता है कि कुछ प्लेयर्स जो एक फॉर्मेट को चुन लेते हैं वो अक्सर दूसरे में अडेप्ट नहीं कर पाते। फॉर्मेट स्पेशलाइजेशन के इस सिलसिले में बात करी प्रज्ञान ओझा जी से। उनका ये कहना है, मुझे लगता है कि हमेशा जो चीज़ इवॉल्व होती है तो उसके दोनों पहलू होते हैं। तो दोनों पहलू में आप कभी कहेंगे कि एक चीज़
शायद नेगेटिव लग सकती है या उसमें कुछ थोड़ा सा पॉजिटिव भी रह सकता है, आप देखते कैसे। मॉडर्न डे क्रिकेट में मैं एक चीज़ कहूँगा, एक एडवांटेज ये है, मैं जब ग्रो हो रहा था मैंने देखा बच्चों को जो एक्चुअली रेड बॉल क्रिकेट में अपने आप को कभी वो ढांचे में डाल नहीं पाए, क्योंकि वो थोड़ा सा वो उनका बैट स्पीड या बॉलिंग स्टाइल थोड़ा सा वाइट बॉल क्रिकेट को फेवर करता था, लेकिन अपॉर्चुनिटी थी नहीं, तो शायद वो थोड़ा सा सेटल नहीं हो पाए। वही अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वाइट बॉल क्रिकेट में अभी आप देखेंगे बहुत धुरंधर प्लेयर्स आ रहे हैं, लेकिन अभी हम रेड बॉल क्रिकेट के लिए ढूंढ रहे हैं। तो ये चैलेंजेस रहेंगे क्योंकि क्रिकेट इवॉल्व हो रहा है, लड़के इवॉल्व हो रहे हैं, तो वो चैलेंज को आप कैसे बैलेंस करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। वहीं पे आप देखेंगे ना तो लड़कों को किस तरीके से आप लेके चलते हैं, आपका सिस्टम किस तरीके से बच्चों को संभाल के लेके चलता है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप किसी को कह नहीं सकते कि नहीं आप ये फॉर्मेट नहीं खेल सकते, मुझे लगता है वो गलत होगा। लेकिन वो फॉर्मेट के साथ आप दूसरे फॉर्मेट को कैसे जोड़ सकते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। कोई भी फ्रेंचाइजी क्रिकेट से किसी भी प्लेयर को ले लीजिए, आप उसकी जो प्रतिभा है वो देख सकते हैं, उसका जो कुछ स्पेशल अगर टैलेंट है वो दिख जाता है आपको। लेकिन अगर आपको लॉन्जिटिविटी चाहिए तो फिर आपको वो लंबा रास्ता पकड़ना पड़ता है, क्योंकि इंजरी के साथ कैसे जूझना है और जो आप फॉर्म से बाहर जाते हैं फिर फॉर्म में आते हैं किस तरीके से बैलेंस मेंटेन करना, ये सब चीज़ें आपको वो क्रिकेट सिखाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि आप जो लाल बॉल होती है और जो सफ़ेद बॉल होती है दोनों के साथ खेलिए, दोनों के ऊपर आपका कंट्रोल रहना चाहिए, तभी आप लाइफ में सीखते हैं कि अगर आपके हित में कुछ नहीं जा रहा है तो आप कैसे बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। अब सुनिए श्रीलंका के एक एक्स क्रिकेटर थिसारा परेरा को, जो व्हाइट बॉल के काफ़ी अच्छे खिलाड़ी माने जाते थे। Actually, I just want to say because I retired very earlier in my test cricket because I played only 6 matches. Then after that I concentrate to my white ball cricket because of my natural batting style, and I'm just trying to hit very hard. So that's why I retired from test cricket. I'll 200% commitment to my white ball cricket. So it's good for me and it's really succeed for my life. So I think so as a white ball cricketer, so I'm really happy to play again and again only white ball cricket. As a youngster, you should start from test cricket. That's the main our heart. I think so. Everyone should play test cricket. Then after that, you can decide what you have to do. As a white ball cricketer or test cricketer. So, but you can think after when you play after 2-3 years. So, what I did, so I start my career 2009. Then after that, I retire from my test career 2013, 2014. So then after that, I'll completely focus to my white ball cricket. Now, so these days the youngsters, they are choosing no, I'm playing only white ball cricket, and no, I'm playing test cricket. So but so many people choose white ball cricket only. एक फैन के तौर पर जब मैं टीवी पर क्रिकेट मैचेस देखता हूँ तो मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि आखिर प्लेयर्स को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में स्विच करना होता है तो वो कैसे इस शिफ्ट को करते हैं। इस मामले में मेरे एक फेवरेट प्लेयर थे केविन पीटरसन, जिन्होंने 100 से भी ज़्यादा टेस्ट मैचेस और T20s और ODIs खेले हैं। जब वो मुझे रिसेंटली लेजेंड्स लीग क्रिकेट में मिले तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा, सुनिए उनका क्या कहना था। I think mentally you've just got to adapt, and I think that you've got to have a plan for each format. I certainly had a plan for each format. Test cricket, you just back for as long as you can. I always used to say to myself, try and get to 10 in Test match cricket, no matter how long it took you. Get to 10 and get a feel of the wicket and just get a feel of the pace of the game. So walking out to bat, it was all about just understanding the circumstances of the situation of the Test match, and then trying to get to 10. However quick or however slow, I got to 10. Sometimes I got there fairly quickly and I thought, wow, okay, I'm in, I'm feeling really good. And sometimes it took a little bit longer. But that was okay, because it was the longer it took, the more I felt like I was getting into the game and I was starting to find matchups. In one-day internationals, again, it was getting to 10, but getting to 10 a little bit quicker. Getting to 10, hitting sweepers harder. I always used to talk to myself about hitting sweepers harder. So hitting the ball. And then T20 cricket, it was about facing 10 deliveries.
So T20 cricket was all about facing those 10 balls. जैसे जैसे क्रिकेट का खेल छोटा होता जा रहा है, वैसे वैसे गेम में एक तेजी, एक जोश सा आ रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद भी कई सारे फैंस का ये मानना है कि टेस्ट क्रिकेट ही खेल का सबसे प्योर फॉर्म है। पुरानी जनरेशन्स के लिए टेस्ट क्रिकेट ही मेन क्रिकेट था और ओडीआई था एक नया इनोवेशन। लेकिन अब ये बदल गया है। आजकल लिमिटेड ओवर क्रिकेट ज़्यादा है और टेस्ट मैचेस कम होते जा रहे हैं। मैंने बातचीत करी श्रीलंकन लेजेंडरी स्टार तिलक रत्ने दिलशान से, जो मुझे बता रहे थे कि टेस्ट क्रिकेट खेलने से क्रिकेटर्स काफ़ी कुछ सीख सकते हैं जो दूसरे फॉर्मेट में शायद सीखने का मौका नहीं मिलता। सुनिए उनकी जुबानी। I feel a little bit bad for youngsters, a lot of youngsters following T10 and now T20, but I still am advised to youngsters stick to the long game. There's different feeling when you test match, winning a test match, all 5 days, we fighting for the 5 days, play test cricket, then you learn a lot. Then shorter format we can finish quicker, but longer format we can learn a lot. I also start a test cricket, then I performed there, then I had opportunity to play one days, bat or number 1 to number 8, number 9, I batted all position batting. But my advice to youngsters to just follow test cricket. That's you can learn a lot from test cricket. Then you can adjust T20 and T10 quickly, but difficult to adjust for test cricket. If you are the good test player, you can handle that 5 days pressure, win the match, and that player can be a better player in T20 and T10. बहुत से फैंस के लिए टेस्ट क्रिकेट में आज भी एक्साइटमेंट बनी रहती है, चाहे वो एशेज हो या बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी या फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। एक्साइटमेंट की बात करें तो एक चीज और है जो मैंने हाल ही में नोटिस करी है, टेस्ट क्रिकेट में भी आजकल तेजी सी आ रही है। बेसबॉल का जमाना आ चुका है। मैचेस के रिजल्ट जल्दी आते जा रहे हैं, ड्रॉ कम होते हैं, बड़े शॉट्स ज्यादा दिखने लगे हैं। सुनिए शाहिद अफरीदी का इस बारे में क्या कहना है। टेस्ट क्रिकेट भी चेंज हुई है। आप देखिए ज्यादातर टेस्ट मैचेस के जो रिजल्ट है वो 4 दिन के अंदर आ जाते हैं और मेरे ख्याल में क्योंकि वनडे और T20 के आने से टेस्ट क्रिकेट बहुत तेज हो गई है। अब पूरा दिन बैट्समैन बॉल छोड़ के नहीं खेलता, लेफ्ट नहीं करता, उसे जहां उसके एरिया में बॉल मिलता है वो मारता है। और बॉलर भी अब कंटिन्यू एक जगह पे बॉल नहीं करता, वो भी विकेट लेने के लिए आगे बॉल करता है, ये पीछे बाउंसर करता है, जिसमें बैट्समैन के पास इतनी स्किल्स आ गई कि वो शॉट्स की तरफ जाता है। अब क्रिकेटर्स क्योंकि रेड बॉल, व्हाइट बॉल और T20 की वजह से टेस्ट क्रिकेट में जो भी क्रिकेटर आपको नजर आएगा वो एग्रेसिव खेलते हुए नजर आएगा। वो अब टाइम नहीं जाया करता, वो चाहता है कि 4 दिन के अंदर रिजल्ट आए और क्राउड भी आता है, क्राउड को एंटरटेन भी करना है आपने। ये तो मानना पड़ेगा कि टेस्ट क्रिकेट से क्रिकेट का इतिहास जुड़ा हुआ है और सफेद यूनिफॉर्म पहनकर ग्राउंड में जाना किसी भी प्लेयर के लिए एक शान की बात होती है। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि अगर कोई प्लेयर रेड बॉल की जगह वाइट बॉल क्रिकेट में ज्यादा दिलचस्पी रखता है तो उसको जज नहीं करना चाहिए। इस वक्त क्रिकेट देखने वाले एक पूरी जनरेशन है जो IPL और BBL के ज़माने में बड़ी हो रही है और ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि अगली जनरेशन रेड बॉल क्रिकेट को किस नज़रों से देखती है। चलिए टेस्ट और T20 की बात तो होती रहेगी, लेकिन अब करते हैं ODIs की बात। ये फॉर्मेट शायद एक मिड लाइफ क्राइसिस से जूझ रहा है। टेस्ट मैचेस में होते हैं क्लासिक शॉट्स और 5 दिन के अप्स एंड डाउन्स। T20 में होते हैं बड़े बड़े शॉट्स और फास्ट रिजल्ट्स। इस सब के बीच में वनडे मैचेस में एक थकान सी आ गई है। ऊपर से आजकल काफ़ी वनडे मैचेस वन साइडेड भी होने लगे हैं। लेजेंडरी वनडे क्रिकेटर हाशिम आमला जी का ये कहना था। Yeah, Rambai, I think you've touched it. It has seemed like it's gone a bit slower, and I think suddenly past the power play phases that we know about between overs 10 and 40,
the game seems to have gone slow. But as we saw in this World Cup, there were some teams that were scoring 400, and India were one of them, scoring really big totals. Of course, the con to something like that, it becomes very difficult to chase down, and you don't really get many close games or many close finishes. So the game has slowed down, and but in the same token, because of T20 cricket, the skills of the batsmen have risen, and it seems to keep rising, which is amazing, and that's contributed to the scores in one-day cricket. Where's one-day cricket going from here? It's going to be a tough one to see, as I said, because you get scores of 400 plus and 370. क्रिकेट का खेल जवान हो रहा है, लेकिन ओडीआईज की उम्र बढ़ती जा रही है। ऐसा लगता है कि मॉडर्न डे दर्शकों को शायद ओडीआईज देखने में अब उतना मजा नहीं आता। हाल ही में सचिन तेंदुलकर साहब ने सजेशन दिया था कि वनडे क्रिकेट में 2-2 इनिंग्स होनी चाहिए, और 2023 में एमसीसी ने प्रपोज किया था कि मेंस बायलैटरल ओडीआई के मैचेस 2027 वर्ल्ड कप के बाद घट जाने चाहिए। जब मास्टर ब्लास्टर और एमसीसी जैसी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन ये बात करती है तो इसके मायने काफी गहरे हैं। सुनिए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट पूनम मेहरा का क्या कहना है। The World Cup was a very interesting case where fans showed up, there was a lot of excitement, the cricket itself was very good, but obviously for bilateral ODI cricket there is lack of audience, lack of interest overall, so that dichotomy is there. And I personally have always felt that ODIs won't be able to survive, that cricket will be limited to Test and T20 cricket eventually, and ODIs will die their own slow death, which is I guess happening also. But then last year I read about MCC coming up with a very nice suggestion from the Mike Gatting led committee, which they said that probably ODIs can just be limited to a World Cup, and with 1 year of one-day cricket, bilateral cricket preceding that. So that kind of piqued my interest. I felt that okay, this is an interesting solution being provided. And personally, I felt that this is something that can be worked out, which is more workable. But given that all the scheduling and the complexities of the Future Tours program, how it will be done is something that the administrators will have to get their heads together and figure out. But yes, an interesting solution. But if you leave that aside, I personally believe ODIs won't be able to survive. At least the bilateral cricket will not survive, because you won't have the audience, you won't have the viewers, and it is difficult for any sport to survive without that heartbeat which you call the fans. पूनम से बातचीत के दौरान एक बात और निकल कर आई, 10 ओवर क्रिकेट की। क्या इस खेल को थोड़ा और छोटा होना चाहिए? क्या फ्यूचर की ओलंपिक्स में 10 ओवर क्रिकेट मैचेस होंगे? इन सब बातों का जवाब तो वक्त ही दे सकता है, लेकिन फिलहाल सुनिए पूनम मेहरा का क्या कहना है। Personally, I think it should not. I think it should stop at T20, because then probably you will end up trivializing the sport to an extent. People will start not taking the sport as seriously. If you have just too many things happening all around, you have to have some kind of sanctity attached to a sport at one level, because the joke doing the rounds now is that what is going to be next, just the toss of the coin to decide who will win. So you don't, I believe we should not keep shortening it. T20 and Test are just perfect for ICC to build on, expand the game. T20 is what will help if ICC expand the game, and Test cricket is obviously the backbone. It's the format. You cannot walk away with it. And the World Test Championship has added a lot of context to the format, and that has been a brilliant move to save five-day format. T20s should be the last, I believe. I don't think we should move towards T10s or T5s. But yes, I do see that T10 has found a bit of an acceptance as far as the online audience is concerned. People are a little interested. So maybe they will find a foothold for themselves. But I don't think we should push it beyond that. That will affect the sanctity of the sport. चलिए फिलहाल T10 थोड़ा दूर की बात है, लेकिन आजकल की सच्चाई है कि T20 क्रिकेट अब क्रिकेट का सबसे डोमिनेंट फॉर्मेट बनता जा रहा है।
ऐसा ही कुछ कहना है ऑस्ट्रेलिया के लेजेंडरी फिनिशर माइकल बेवन का। The advent of T20 cricket has been good in the sense that it's introduced a new fan base to the game. It's introduced players that would not have normally played into the game, but it also competes. It competes with 50 over games, it competes with Test cricket. And I think we're already finding now and seeing that young players have a bias for the shorter version of the game and really want to play the shorter version of the game. So maybe slowly but surely, I think that format will become the dominant format, and maybe the reasons why it hasn't become the dominant format so far is maybe TV rights. Maybe because the cricket boards have monopolies where they control which cricket is played, but I think if you ask fans and I think if you ask young players, they're definitely moving towards that T20 space for sure. बॉब डिलन साहब का एक गाना है, काफ़ी फेमस है। उसकी एक लाइन है, द टाइम्स दे आर चेंजिंग, और ये वक्त में आ रहे बदलाव ही इस एपिसोड का मेन थीम था। क्रिकेट की ऑडियंस भी बदल रही है और इस नई ऑडियंस की डिमांड्स को ध्यान में रखकर क्रिकेट भी बदल रहा है। आज के एपिसोड में मेरी तरफ से बस इतना ही। अब आप बताइए, आपका इन चेंजेस के बारे में क्या ख्याल है? क्या आपको रेड बॉल क्रिकेट ज़्यादा पसंद है या वाइट बॉल क्रिकेट, या फिर आपको मेरी तरह दोनों ही फॉर्मेट से उतना ही प्यार है? बताइए मुझे आपके ओपिनियंस कमेंट्स में। आप 180 नॉट आउट को इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। सर्च करिएगा 180 नॉट आउट। मैं हूं रमन रहेजा और मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते, जब हम चर्चा करेंगे बल्लेबाजी में आए चेंजेस पर और बात करेंगे इस सवाल की कि क्या क्रिकेट अब एक बल्लेबाजों का खेल बन गया है। सुनते रहिए 180 नॉट आउट। From humble beginnings, it started as a game, a battle ball, a field, and players with no fame. But little did they know, cricket would soon ignite a passion that would last through day and night. 180 not out, we're going strong. 180 not out, the game goes on.